नेक्स्ट लेसन यह है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी प्रोग्राम देखा। बेल ने टेलीफोन का रिटर्न किया था और उनकी नई खोज की बहुत डिमांड थी, क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी। इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह सुनते ही प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का जन्म हुआ और एटीएनटी का जन्म हुआ। पहली कहानी खत्म होने के बाद शाम की न्यूज आ रही थी। न्यूज में एक लोकल कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में खबर थी। एम्प्लॉय नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल के जॉब से निकाले गए मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांग रहे थे, ताकि वह मालियों से विनती कर सके कि उसे जॉब से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे यह डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। सारे कैमरामैन उसे ही फोकस कर रहे थे और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से प्रोफेशनल टीचर की तरह काम कर रहा हूं। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, तो मैंने सभी में एक बात देखी जिसमें मैं भी शामिल हूं। अब मैं यह मानता हूं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, पर हमें नेचर ने बहुत से गिफ्ट दिए होते हैं। पर जो चीज हमें पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में डाउट। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। एकेडमिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। ऐसे महत्वपूर्ण चीज को गट्स, बहादुरी, हिम्मत, निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, टैलेंट, रिस्क लेने की एबिलिटी वगैरह के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिमेंट चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के अंदर एक बहादुर, टैलेंटेड और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर मौजूद होता है। पर हम सभी के अंदर कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू भी होता है, जो अपने घुटने देखकर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। जब मैं वियतनाम में ऐसे हेलीकॉप्टर का पायलट था, तब वहां पर 1 साल रहने के बाद मुझे अपने अंदर सुबह इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में गहरी जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, पर एक टीचर के रूप में मैंने यह जाना कि आदमी के टैलेंट के सबसे बड़े दुश्मन उसका बहुत ज्यादा डर और खुद की काबिलियत पर डाउट करना है। यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई स्टूडेंट्स जवाब जानते थे, पर उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। पर्सनली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अनुभव के आधार से आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है और हिम्मत भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका टैलेंट तब ज्यादा है। मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बहुत इंकरेज करता हूं कि वे रिस्क लेना सीखे, बहादुर बने और अपने टैलेंट के द्वारा अपने डर को ताकत और बुद्धिमानी में बदल ले। कुछ लोगों के लिए यह प्रिंसिपल काम करता है, जबकि कई लोगों को यह डरावना लगता है। मैंने यह भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं कि रिस्क क्यों लिया जाए, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों डेवलप करूं। और मैं जवाब देता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो। हमारे आगे बहुत बड़े बदलाव खड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने इसकी शुरुआत में यंग इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी ही तरह कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनियां बनेंगी और दिवालिया होने, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने जैसी बहुत सी घटनाएं भी होंगी।
तो सवाल यह है कि आपको फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए। इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है। मैं चाहता हूं कि मैं बदलाव से डरने की बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में एक्साइटेड रहूं, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने के बारे में। आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग समय है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। करीब वीडियो के बाद लोग इस युग को याद करते हुए कहेंगे कि यह कितना ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और एडवेंचर भी था। जो अपने फाइनेंशियल को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और पुराने प्रिंसिपल से झगड़े रहने वाले लोगों को फेल होते हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही प्रॉपर्टी एसेट हुआ करती थी। इसीलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास बहुत पैसा था। फिर फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा और एसेट्स आने लगे। आज इंफॉर्मेशन का युग है। इसीलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो अमीर हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लाइट की स्पीड से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और बाउंड्री में नहीं बांधा जा सकता जैसे जमीन या फैक्ट्री को बांधा जा सकता था। अब बदलाव ज्यादा तेज और बड़े होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूं और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूं। पर ऐसा होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को पकड़ कर रखते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे बदलाव का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जॉब छूट गई है, घर पे गए हैं और इसके लिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं, पर विचार उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में सेट थे आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। मैंने एक गेम बनाया जिसका नाम है किंच फ्लो। एक दिन इस गेम की मदद से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वो भी सीख सके। मेरा दोस्त जिसे लेकर आया था उसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो अब भी कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके दोस्त को लगा कि शायद इस गेम से उसे कुछ सीखने मिलेगा। इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लोग यह सीख सके कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी रिलेशन के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच केंज का फ्लो होता है और किस तरह हमें अपने एसेट्स बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हर महीने हमें ज्यादा कैश मिलता रहे। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप राइट रेस से बाहर निकल जाते हैं और फास्ट ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ लोग इस गेम से नफरत करते हैं, कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस लेडी ने कुछ सीखने का सुनहरा मौका खो दिया। इस गेम को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हम रियल लाइफ के डिसीजन को देख सके कि वो कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो हुआ ये कि इस लेडी को इस गेम के पहले राउंड में एक नाव मिली। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो एक लायबिलिटी है। जैसे कि इस लेडी के केस में कोर्ट मिली तो उसकी लायबिलिटी थी, ना कि कोई एसेट। अब इससे पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह, मेरे पास तो एक है। लेकिन जब उसके दोस्त ने उसे बताया कि ये बोर्ड उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर कैसे काम करती है तो वह नाराज हो गई क्योंकि उसे मैथ्स जरा भी पसंद नहीं था। जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा तो बाकी के प्लेयर
शांति से इंतजार करते रहे। अचानक जब उसने यह जान लिया कि नंबर और फिगर किस तरह काम करते हैं, तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा गई है। बाद में गेम में उसे और मिले। उसने गेम में कोई एक्सेप्ट नहीं बनाया, जिसकी वजह से वह ये गेम हार गई। क्लास के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत बेचैन है। वह क्लास में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि इतने बेकार के गेम को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके दोस्त ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या यह गेम उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। फिर सुझाव पर उस औरत ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई गेम किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वह वापस चली गई। मैं 1984 से करोड़ों कमा रहा हूं और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर टीचर भाषण देते हैं। स्टूडेंट लाइफ में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी भूलियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में एजुकेशन देना शुरू किया। मैंने बड़े स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि वे इस गेम को नॉलेज बढ़ाने के पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गेम से आदमी के व्यवहार पर भी रोशनी पड़ती है। यह एक इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर देता है, इसके बजाय गेम एक पर्सनल लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस लेडी के दोस्त ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसके दोस्त अब शांत है और शांत होने के बाद उसने गेम और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी कनेक्शन भी महसूस किए हैं। उसके पति के पास असली जिंदगी में नाम नहीं था, पर उनके पास बाकी सब चीजें थी। वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति कम उम्र की औरत के साथ भाग गया था और 20 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने मजे तो बिताए, लेकिन सिर्फ लायबिलिटीज के साथ, और कोई एसेट नहीं बनाया। उसने यह महसूस किया कि फिगर्स पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका यह मानना था कि पैसे का हिसाब किताब रखना आदमियों का काम है। वह घर संभालना चाहती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे यह पता नहीं चला कि पैसा कहां गया, पर यह भी नहीं पता चला कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता बन चुका है। बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी इंस्टेंट फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। केंच फ्लो नाम का यह गेम हर प्लेयर को पर्सनल फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका गोल आपको ऑप्शन देना है। अगर गेम में आपको नाम वाला कार्ड मिलता है तो यह आपको कर्ज में डाल देता है। तो सवाल यह उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल ऑप्शन मौजूद हैं? यह भी गेम का गोल है, प्लेयरों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन बना सकें। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को यह गेम खेलते देखा है। वे लोग जो इस गेम से सबसे जल्दी बाहर निकल जाते हैं, उन्हें नंबर्स की समझ होती है और उनके पास क्रिएटिव फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है, वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नंबर्स की समझ नहीं होती और जिन्हें इन्वेस्टमेंट की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग होते हैं और सोच समझकर रिस्क उठाते हैं। केंच फ्लो खेलने वाले कई ऐसे लोग होते हैं जो इस गेम में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज्यादातर असली जिंदगी में भी फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस फैक्ट के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली जिंदगी में भी होता है। अपने ऑप्शन को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह ही है।
स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 जॉब कर रहा है। 20 साल पहले वह मेरे सभी क्लास के साथियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब लोकल शुगर प्लांट बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वह पुराना ऑप्शन था, कड़ी मेहनत करो। प्रॉब्लम यह थी कि उसे कोई बराबरी की जॉब नहीं मिल पाई। एक पुरानी कंपनी में उसे एक सीनियर की जॉब जरूर मिली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वह उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है और इसलिए उसकी सैलरी कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 जॉब करनी पड़ रही है। मैंने केंच फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौके देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असल जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं, फिर बैठकर सही मौके का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते हुए देखा है और फिर उनके पास उतना पैसा नहीं होता। फिर वे यह शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असल जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता और मैं देखता हूं कि मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड आता है। वे उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, पर वे अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते। वे यह देखने में फेल हो जाते हैं कि रेट रेस से बच निकलने के लिए यह उनके फाइनेंशियल प्लान में किस तरह फिट होता है। मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा होते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, पर वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें ऐसा पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा ऑप्शन होना। सवाल यह है कि अगर मौके आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई मौका आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस मौके से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत हो जाता है और आप जो उम्मीद करते थे वह नहीं होता, तो आप किस तरह एक बुरी स्थिति में भी अवसर ढूंढकर उसे लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल चीजों को समझें, बल्कि यह है कि आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कितने अलग अलग प्रकार के वित्तीय समाधान खोज सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी पैसे की समस्या को कैसे हल करते हैं। ज्यादातर लोग केवल एक ही तरीका जानते हैं, कड़ी मेहनत करना, बचत करना और उधार लेना। तो फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप जो भी होता है उसे बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम खुद बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पैसा कमाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और अधिक पैसा बनाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत के अलावा आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उस व्यक्ति हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह उसी तरह है जैसे आप अपनी कार को बाहर निकालने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगले 5 मील तक सभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो। जब हम छोटे थे, अमीर डैडी माइक और मचेरिया ने हमें बार बार यह समझाया कि जब हम प्लास्टर और सिक्के डाल रहे थे, तब हम पैसे के सीक्रेट्स के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को नियंत्रित करते हैं। पैसा असली चीज नहीं है। आप पैसे को जितना असली समझेंगे, आप उतना ही अधिक मेहनत से काम करेंगे। अगर आप यह मान लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। फिर सवाल उठता है, तो फिर यह क्या है? माइक और मैंने उनसे यह सवाल पूछा था कि पैसा क्या है? अमीर डैडी का जवाब था, हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी या एसेट है, वह है
हमारा दिमाग। अगर इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो यह एक पल में ढेर सारे सालों की दौलत बना सकता है। ऐसी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों के सपनों में भी नहीं थी। अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत बड़ी गरीबी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों तक बनी रहती है। आज के सूचना युग में पैसा मिनटों में बन सकता है। कुछ लोग शून्य से शुरू करके इतनी बड़ी संपत्ति बना लेते हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसके लिए वे सिर्फ कुछ अच्छे आइडिया और कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेते हैं। आपने यह देखा होगा कि लोग स्टॉक मार्केट या अन्य निवेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करके पैसे बनाते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता है कि कुछ नहीं से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। कुछ नहीं का मतलब है कि बिना किसी निवेश के, बिना किसी पैसे के लेन देन के। तो फिर अपने फाइनेंशियल टैलेंट को क्यों ना बढ़ाए? इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इसे फाइनेंशियल आई.पीओ को क्यों डेवलप कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं, न कि सिर्फ इसलिए कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल आईपीओ इसलिए डेवलप करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े गेम में हिस्सा लेना चाहता हूं, और अपने छोटे से तरीके से मैं मानवता के विकास का हिस्सा बनना चाहता हूं। यह एक ऐसा योग है जहां इंसान केवल अपने दिमाग से काम करता है, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहां रोमांच है, यहां पैसा है, यहां डर है, और यहां मजा है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में निवेश करता हूं और अपनी क्षमता को डेवलप करता हूं। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहना चाहता हूं, न कि पीछे रह जाने वालों के साथ। मैं पैसा बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिजिक्स की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी शो देख रहा था जब एक फाइनेंशियल पैनल आया और उन्होंने निराशाजनक भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उनकी सलाह थी कि पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाओ, और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हो। खैर, हर महीने एक निश्चित राशि बचाना एक अच्छा विचार है, और इसे बहुत से लोग मानते भी हैं। ये एक विकल्प है, लेकिन समस्या यह है कि इस तरीके से व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह अपनी पैसे बढ़ाने के सही अवसरों का फायदा नहीं उठा पाता, और दुनिया उसके पास से गुजर जाती है। जैसा कि मैंने कहा, उस समय इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में थी, लेकिन यह निवेशकों के लिए एक आदर्श मार्केट कंडीशन थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसों में फंसा हुआ था। मेरे पास कैश में पैसे नहीं थे, क्योंकि हर कोई बेच रहा था, लेकिन मैं खरीद रहा था। मैं फिर से बचत नहीं कर रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से अधिक कैश था, जो तेजी से बढ़ते हुए मार्केट में काम कर रहा था। निवेश करने के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। इकोनॉमी की स्थिति डरावनी थी, लेकिन मैं छोटे छोटे निवेशों के बारे में नहीं, बल्कि कुछ बड़े निर्णयों के बारे में बात करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, वे घर जिनकी कीमत कभी 1 करोड़ रुपए थी, अब 75 लाख रुपए के हो गए थे। लेकिन मैंने लोकल रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी शुरू की, क्योंकि वहां हमें वे डील्स मिलती थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। अगर किसी ने घर का लोन लिया था और अब वह उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो बैंक वह घर सस्ते दाम पर बेचता था। मैं ऐसे ही घर खरीदने के लिए यही तरीका अपनाना चाहता था। इन जगहों पर 75 लाख रुपए का घर 20 लाख रुपए या उससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने दोस्त से 2 लाख रुपए का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर इंटरेस्ट 2000 रुपए था। मैंने वकील को कैशियर चेक दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया चल रही थी, मैंने एक अखबार में एक विज्ञापन दिया कि 75 लाख रुपए का घर सिर्फ 60 लाख रुपए में सेल पर है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन बजने लगा। पोटेंशियल बायर्स का चयन किया गया, और एक बार जब घर कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया, तो सभी पोटेंशियल बायर्स को घर देखने की अनुमति दी गई। वह घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने 25,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ली, जो खरीदार ने खुशी से दे दी।
इसके बाद कानूनी नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैंने अपने दोस्त के 2 लाख रुपए के लोन को 2,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ वापस किया। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने 20 लाख रुपए में खरीदे गए घर को 60 लाख रुपए में बेच दिया। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था जिसने मेरे एसेट्स में 40 लाख रुपए जमा कर दिए थे। इस पूरे प्रोसेस में कुल 5 घंटे लगे थे। अब जब आपको पैसे के बारे में समझ आ गई है और आप नंबरों को पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसे बनाए जाते हैं। मंदिर के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के सौदों का निष्पादन किया। जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था, हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपने एसेट्स के कॉलम में 2 करोड़ रुपए बनाने में सफल हुए थे। इस तरह साल की अनुमानित आय 19 लाख रुपए हो गई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। इस 19 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कार, पेट्रोल ट्रिप्स, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर आदि पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को उस आय पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। अब आपकी राय में कौन सी सलाह ज्यादा मुश्किल लगती है? एक कड़ी मेहनत करो, 50% टैक्स चुकाओ और फिर जो राशि बचती है उसे बचत में लगा दो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है, जिस पर फिर टैक्स लगता है। 2. या फिर पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो, अपने दिमाग और एसेट्स के कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। तब आप समझ सकते हो कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूं जब लोग कहते हैं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। वह अच्छी हो सकती है, पर क्या वह काफी है? मुझे पता है कि यह निवेश तकनीक एक छोटी सी तकनीक है, यह बताने के लिए कि कैसे एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। मेरी सफलता यह बताती है कि एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना महत्वपूर्ण है, जो मजबूत फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, और यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूं। फाइनेंशियल बुद्धि या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मुख्य तकनीकी कौशल से मिलकर बनती है। 1. फाइनेंशियल लिटरेसी, नंबर्स को पढ़ने की क्षमता। 2. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, पैसे द्वारा पैसे बनाने का विज्ञान। 3. कानूनी ज्ञान, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिसी के बारे में जागरूकता। 4. मार्केट की डिमांड और सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मार्केट को वह दिया था जो उसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया।